से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब हमारे पास ऐसे समय पे आए जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो साधारण मियाद थी वो खत्म हो गई है, उसका विश्लेषण करेंगे और कई सारे महत्वपूर्ण बात बताएंगे आपको, जो आपको टैक्स बचाने से लेकर के और बाकी पहलुओं पर बहुत जानना जरूरी है आपके लिए। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम इस शो में आपको बताने वाले हैं कि सैलरी के साथ मिलने वाले पर्क्स का होना टैक्स के लिहाज से कितना है फायदेमंद। नहीं बनती है टैक्स की देनदारी, फिर भी रिटर्न फाइल करना क्यों है जरूरी। और साथ ही भी बताएंगे कि चिक्की के साथ चॉकलेट मिलाने से कैसे बिगड़ेगा आपके पॉकेट का टेस्ट। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे और कोहली साहब लोगों के सवाल जवाब भी लेंगे हम लोग। लेकिन एक मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब रिटर्न फाइल कर रहे थे तब भी लोगों के पास सवाल थे और उलझन आ रही थी, और अभी भी हमेशा नौकरी पेशा लोगों के सामने एक उलझन रहती है कि जब उनको सैलरी मिलती है तो सैलरी के साथ कई सारे पर्क्स उनको मिलते हैं। अब ये पर्क्स उनको कई बार टैक्स के लिहाज से कंफ्यूजन रहता है कि ये टैक्स के लिहाज से फायदेमंद है, लें कि ना लें, ऐसा तो नहीं टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे समझाइए टैक्स का पूरा पेज क्या है, पर्क्स का पूरा पेज क्या है टैक्स के लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण। देखिए, पर्क और अलाउंस के बीच में एक बड़ी थिन लाइन होती है, बहुत बारीक लाइन होती है। कुछ लोग पर्क्स को अलाउंस मान लेते हैं, अलाउंस को पर्क मान लेते हैं, पर आयकर की दृष्टि से एक सेक्शन 17(2) है, उसमें पर्क्स को पूरी तरह से समझाया गया है। और पर्क्स की अगर मैं साधारण डेफिनेशन में जाऊं तो वो ये कहता है आपकी कोई जिम्मेवारी थी, आपकी कंपनी वो पूरी कर रही है। बड़ा आसान और सिंपल भाषा में, तो वो अगर आपको पूरी कर रही है तो भाई आपको उसका टैक्स देना बनता है, क्योंकि तो आपकी जिम्मेवारी थी, अब कंपनी पूरी कर रही है। पर इसमें जो मजेदार बात यह है कि जो न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम की हम बात कर रहे हैं बहुत टाइम से लक्ष्मण, तो ये पर्क्स, जबकि हमने देखा ज्यादातर अलाउंसेस न्यू रिजीम से बाहर हो चुके हैं, आप भी जानते हैं, कई बार आप चर्चा भी कर चुके हैं। और पर्क्स जो है क्योंकि सैलरी की वैल्यू का हिस्सा बनते हैं, तो पर्क्स पे ये न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम का जो भेद है ये अप्लाई नहीं करता है। सबसे पहले मैं समझूंगा कि पर्क्स और अलाउंस में हमें एक साधारण लोग फर्क करना चाहे तो कैसे फर्क करेगा। बिल्कुल, आई थिंक इसको हम उदाहरण लेके समझे तो बेहतर समझेंगे। तो मैं उदाहरण पे लेता हूं, जैसे आपको सबसे पॉपुलर और सबसे मशहूर जो पर्क होता है, अलाउंस होता है, वो होता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA। आपको कंपनी एक फिक्स अमाउंट देती है, आप किराए के मकान में अगर रहते हैं तो किराया देते हैं, और आप सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत उसकी एग्जेम्पशन ले लेते हैं। मान लीजिए कंपनी आपको किराया नहीं, ये अलाउंस हुआ, ये अलाउंस हो गया, इसको नाम ही HRA, हाउस रेंट अलाउंस। मान लीजिए कंपनी लक्ष्मण किराया नहीं दे रही है, कंपनी क्या करती है, आपको बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, कुछ तो मध्यम साइज की भी कंपनी जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज हैं, या वो किराए पे लेके आपको वो घर दे देती है। वो कहते हैं साहब हम आपको HRA नहीं देंगे, आपको किराया भी नहीं देना है, हम आपको पूरा का पूरा घर ही दे देते हैं, जब तक आप नौकरी कर रहे हैं आप इस घर में पर उसका कोई किराया आपको देना, उसका ना तो HRA मिल रहा है, ना आपको किराया देना है, ना तो आपको CTC का पार्ट है, ना आपके CTC का पार्ट बन जाता है। वो मैं उसी पे आ रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कंपनी का वो घर है, इसको हम बोलते हैं रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं है, खाली घर है, उसमें कहा था फर्नीचर आप अपना रख लीजिए, तो उसका 15% जो कंपनी जो टोटल सैलरी की वैल्यू है वो आपकी उसमें जुड़ जाएगी, आपकी सैलरी का। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है तो 15,000 और उस घर के जुड़ जाएंगे, बड़े आसान भाषा में। अच्छा, वो 15,000 कंपनी तय नहीं कर रही है, वो इनकम टैक्स तय कर रहा है, वो इनकम टैक्स तय कर रहा है। और अगर इस घर में फर्नीचर भी रखा हुआ है तो फर्नीचर तो लाजमी बात है, कंपनी ने कहीं से खरीद के रखा होगा, तो जो भी फर्नीचर की वैल्यू है उसका 10% आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। मान लीजिए फर्नीचर अंदर 5 लाख का रखा है तो 50,000 और आपकी साल का सैलरी में जुड़ जाएगा। तो ये पर्क्स को वैल्यूएशन का तरीका सेक्शन 17 में दिया हुआ है, और इसको हम दर्शकों को आज मैं ये बताना चाहता था कि इसको आप अलाउंस के साथ मिक्स करके ना देखिए, ये पर्क्स अलग चीज है। और बहुत सारे लक्ष्मण एम्प्लॉइज को जब ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना पैकेज हमें बताइए, आप कैसे चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई कंपनी होती है जो आपको थोड़ी छूट देती है, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि क्या ये जो अलाउंस न्यू रिजीम में अब नहीं मिलते, क्या वो पर्क्स के जरिए, अब ये कैलकुलेशन से पता लगेगा, क्या वो पर्क्स के जरिए हमको कुछ टैक्स का फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये आपने बहुत अच्छा कंपेयर किया कि अगर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जब हम जा रहे हैं तब हमें पर्क्स को उस नजरिए से भी देखना चाहिए। तो आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, अगर मान लिया किसी के पास पर्क्स मिल रहा है, अच्छा खासा है, तो वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से उसको देखना फायदेमंद होगा या फिर न्यू रिजीम के हिसाब से? देखिए, अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके और आपका
ओल्ड रेजिम में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद निकल रही है। तो ये तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लक्ष्मण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आपको कंपनी कौन से पर्क दे रही है, क्या आपको मकान दे रही है, कार दे रही है, कोई सर्वेंट्स प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन से पर्क दे रही है, और आपकी सैलरी का ओवरऑल हिस्सा कैसा है, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी है। तो लक्ष्मण, ये जो आपका सवाल है थोड़ा सब्जेक्टिव है, इसमें जब तक हम इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस डाल के नंबर भर के नहीं देखेंगे, हम केस टू केस से डिफर कर सकता है। तो ओवरऑल ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम पहले ये डिसाइड करें, और फिर आप पर्क्स लेके अलाउंस लेके देखें। बहुत कम लोग इस काम को करें, इसीलिए मैं आज इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। चलिए, तो जब पर्क्स और अलाउंस के बीच क्या आपको अंतर देखना हो तो कई सारे पहलुओं उसका ख्याल रखिएगा, और उस पर टैक्स की देनदारी बिल्कुल अलग बनती है अलाउंस की तुलना करें। तो जैसा कि कोहली साहब ने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया, तो ये आपको देखना है कि आपके लिए कितना फायदेमंद है पर्क्स लेना या फिर अलाउंस के तहत आना, जब आपके पास एक विकल्प मिले कि सैलरी को रिस्ट्रक्चर कैसे करना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर मुझे लगता है टैक्स में पहली बार इस मुद्दे को हम लोग टच कर रहे हैं, और टैक्स पेयर्स को भी इस चीज का खास ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां से बीके शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाह साहब नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बताइए टैक्स रूल कैसे आपकी मदद कर सकता है? मेरा सन 2 दिसंबर को आउट ऑफ इंडिया गया लंदन, वहाँ पे जॉब के लिए। ठीक है। देन ही जॉइंड ऑन 5 दिसंबर। So for financial 22-23, for filing return of income in India, whether it's salary income of the UK is to be included club here. If answer is yes, then surcharge and education surcharge is applicable or not? शाह साहब, मैं तारीखें सुन रहा था जिस तारीख को आपके बेटे लंदन में गए, और मैंने देखा कि इस साल का जो पिछला साल था उसका ज्यादातर हिस्सा वो भारत में ही थे, क्योंकि आपने दिसंबर का जिक्र किया, तो दिसंबर से मार्च तक अगर हम लेते हैं तो कुल 4 महीने के आसपास होते हैं। तो रूल ये कहता है कि 6 महीने से अगर आप भारत से बाहर रहे हैं तभी आप एनआरआई कहलाते हैं, पर क्योंकि आपके सुपुत्र भारत में 6 महीने से ज्यादा रहे हैं, तो ऐसे हालात में जो लंदन में उनको सैलरी मिली है इस साल में, वो भारत में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, और उस पर टैक्स वैसे ही कैलकुलेट होगा जिस एजुकेशन हेल्थ जो जिस तरीके से एक भारतीय का टैक्स कैलकुलेट होता है उसी तरीके से होगा। तो कम से कम इस साल के लिए शाह साहब आपको ये सैलरी, लंदन की जो सैलरी है वो भारत में ही दिखानी पड़ेगी। अगले साल क्योंकि पूरा साल होगा वो, तो उसमें आप उसको एज एन एनआरआई डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको भारत में सैलरी दिखानी होगी। हाँ, ये वाले साल जिसका इन्होंने जिक्र किया, क्योंकि ये 6 महीने से कम है तो भारत में दिखानी। अब लेते हैं अगला सवाल जो कि अमृतसर से आया है, ए.के. महेश्वरी साहब का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश्वरी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार, बस ठीक है सर। बताएं क्या उलझन है आपके? अच्छा, उलझन ये है सर, मेरे फादर करीब 90 इयर्स ओल्ड हैं, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, 63 इयर्स में भी। तो उन्होंने अगस्त 2022 में 2 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड बेची है। अच्छा, वो पैसा उनके अकाउंट में आ चुका है। अब ये उलझन है कि जो एग्रीकल्चर लैंड चूंकि बेची है, तो इससे हम शहर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदनी होगी? चलिए महेश्वरी साहब, बिल्कुल आपके फादर साहब ने बेची है लैंड, तो इसमें महेश्वरी साहब देखना पड़ेगा जो इनकम टैक्स रूल्स हैं उसमें कुछ नियम दिए गए हैं कि एग्रीकल्चर लैंड किस कैटेगरी की होनी चाहिए कि वो एग्जेम्प्ट हो, क्योंकि अगर पूरी तरह से वो लैंड गांव में है तो फिर तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, वो कैपिटल एसेट ही नहीं होती है। तो मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूं, लक्ष्मण आप भी सुनिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में आपकी भी बहुत रुचि रहती है। अगर 2 किलोमीटर वो लैंड ऐसी जगह से दूर है जहां की 10,000 की म्युनिसिपैलिटी की आबादी है, तब वो एग्रीकल्चर कहलाएगी। और अगर वहां की आबादी 1 लाख है उस जगह की म्युनिसिपैलिटी की, तो उससे 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर होनी चाहिए। और अगर आबादी 10 लाख है तो फिर 8 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए। तो अगर तो इसके अंदर है महेश्वरी साहब, फिर तो एग्रीकल्चर लैंड पूरी तरह से हो जाएगी और उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर ये जो मैंने आपको लिमिट्स बताई इससे बाहर है, तो फिर सेक्शन 54B में, नोट करिएगा महेश्वरी साहब, 54B में उनको एक और एग्रीकल्चर लैंड लेनी पड़ेगी जितना कैपिटल गेन हुआ उस वैल्यू की। या आपने एक और जिक्र किया कि क्या वो रेजिडेंशियल हाउस ले सकते हैं? जी हाँ, सेक्शन 54F में फिर वही पूरा का पूरा कंसिडरेशन लगा के उनको एक और रेजिडेंशियल हाउस लेकर वो इसको बचा सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, मैंने आपको ऐसे सारे रास्ते बंद कर दिए कि कहीं से आपके सवाल का जवाब रहना चाहिए। तो ये जो आपने आबादी बताई वो आबादी क्या होगी? जो लेटेस्ट जनसंख्या है उसके हिसाब से होगी, जो म्युनिसिपैलिटी के पास जो होती है। तो महेश्वरी साहब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
हाँ, इसमें ये है सर, तो इससे हम चूंकि प्योरली एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये हम जो है मतलब शहर में कोई रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल शॉप कुछ भी ले सकते हैं ना, या एग्रीकल्चर लैंड ही लेना होगा फिर भी हमें? हाँ, मतलब अगर वो लैंड जो मैंने म्युनिसिपल लिमिट्स बताई हैं और आबादी बताई, अगर उससे बाहर है तो फिर तो पूरी एग्रीकल्चर लैंड है महेश्वरी साहब, फिर तो टैक्स का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर वो इन लिमिट्स के अंदर है तो फिर आपको दूसरी एग्रीकल्चर लैंड लेनी पड़ेगी। लक्ष्मण, इसमें एक बात एग्रीकल्चर लैंड लेनी पड़ेगी, पूछ रहे हैं। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड या रेजिडेंशियल हाउस 54F में और 54B में, मैंने दोनों बताया। और इसमें एक कंडीशन और है महेश्वरी साहब, वो ध्यान रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर तब कहलाती है 3 साल से उसमें खेती हो रही होनी चाहिए और परिवार का कोई एक व्यक्ति उस खेती में लगा हुआ होना चाहिए। आप समझ रहे हैं क्यों लगाई हुई है कंडीशन, जैसे कि लोग एग्रीकल्चर लैंड पे जो गलत फायदा ना उठा पाए। क्लियर है महेश्वरी साहब? हाँ, अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा इसी में ये है कि फादर के अकाउंट में चूंकि 2 करोड़ आ चुका है अगस्त 22 में, तो चूंकि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है मेरे बेटे या बेटी के नाम, मतलब उनका पोता पोती हो गया सर, तो क्या डायरेक्ट पैसा वहाँ से उनके अकाउंट में देके उनके नाम ले सकते हैं, या पहले पैसा मुझे तो फिर अपने अकाउंट में करना होगा फिर मैं उनको ट्रांसफर हुआ? अच्छा सवाल है, तकनीकी सवाल। बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं वो, क्योंकि एक महेश्वरी साहब एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स में, सेक्शन 56(2), वो उसमें एक रिश्तेदारों की लिस्ट दी गई हुई है, तो उसमें पोता पोती, बेटा बेटी और भी बड़ी लंबी लिस्ट है रिश्तेदारों की, वो सब कवर होते हैं। तो उनको आपके फादर गिफ्ट करेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, उस पर जब इनकम आएगी महेश्वरी साहब तो वो फिर टैक्सेबल होगी। अगर वो माइनर हैं आपके उनके पोता पोती आपके बच्चे, तब तो क्लब हो जाएगी आपकी इनकम में, पर क्योंकि आप 63 के हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो लोग मेजर होंगे, तो फिर वो उनकी इनकम में जाके जुड़ जाएगी। उससे होने वाली इनकम पर गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं। गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं, इनकम होती है तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, रेंट का जो इनकम हो रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, तो मुझे लगता है सारी उलझने आपकी दूर हो गई होंगी। आगे भी कोई उलझन हो तो हमसे संपर्क करिएगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर नहीं बनती है टैक्स की देनदारी फिर भी रिटर्न फाइल करना क्यों है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल ने उससे पहले, चूंकि हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है, करीब 6 करोड़ 90 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। लेकिन जब उन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आपने भी किया ही है, तो उसमें मैंने देखा कि 4 करोड़ 65 लाख लोग ऐसे हैं, रिटर्न ऐसे फाइल हुए हैं जहां पे आमदनी, सालाना आमदनी 5 लाख से कम है। 5 लाख से कम है तो ये मान के चला जाए कि रिटर्न शायद मेन रिटर्न फाइल हुआ होगा। तो मेरा एक सवाल उठता है कि जिनकी आमदनी 5 लाख से कम है, मान लिया जाए उनकी टैक्स की देनदारी कुछ नहीं बनती है, फिर भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रिटर्न फाइल करने का फायदा क्या होता है? ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि जिन्होंने फाइल किया उनको क्या फायदा होगा, और जो लोग फाइल करने से चूक गए हैं ऐसे लोग, उनको भी फाइल करना चाहिए क्या फायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक आंकड़े पकड़े लक्ष्मण। 4 करोड़ 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी 5 लाख से कम आए थी, और आपने बिल्कुल ठीक है, इसमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनका 0 टैक्स बनता होगा, क्योंकि जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो मोटा मोटा 0 आ जाता है, बल्कि 5 से ऊपर में भी कई बार तो 0 आता है। तो फाइल करने के बहुत सारे कारण हैं और सरकार भी उसको नकारती नहीं है। सरकार ऐसे रिटर्न्स ले रही है। आप देख रहे हैं कि 6 करोड़ 90 में से 465 तो कितनी बड़ी संख्या है। तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, आपको लोन लेना है, आपको वीजा अप्लाई करना है, कितने सारे कामों के लिए जाते हैं। तो आपने सुना होगा, अक्सर बोला जाता है कि पिछले 3 साल के रिटर्न्स लेके आइए, और 3 साल के रिटर्न आप इकट्ठी तो फाइल कर सकते नहीं है अगर आप टैक्सेबल नहीं है। तो मैं समझता हूं रिटर्न फाइल करना एक अच्छी आदत है, और आपको ये रिकॉर्ड आपका बनता जाता है धीरे धीरे, और आपके पास ये रिटर्न्स कभी ना कभी जरूर बहुत काम आने वाली हैं। वैसे भी मान लीजिए आपके टैक्सेबल नहीं है, पर कहीं टीडीएस कट गया है, रिफंड आ रहा है, तो बिना टैक्स फाइल किए तो आपका रिफंड भी नहीं आने वाला, हालांकि आपका टैक्स कुछ नहीं बनता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहां पर टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा करानी पड़ती है, और ये तब याद आता है जब वो मांगी जाती है, और उस साल में आप केवल 1 साल की फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप निरंतर फाइल करते हैं, नियमित रूप से फाइल करते हैं, आप मान लीजिए 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख इनकम आपकी है, तो मैं समझता हूं एक अच्छी आदत है। और सरकार किसी चीज को जब नकार नहीं रही है तो सरकार भी लेना चाहती है, और आपको भी फाइल, आपको कोई नुकसान है नहीं और कोई नुकसान नहीं है। मैं ये भी बता दूं लक्ष्मण के 234F में 5 लाख से कम है तो आपके मात्र 1000 रुपए पेनल्टी देके आप उसको फाइल कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर तक का टाइम है, ये ना समझे कि गाड़ी निकल गई, अभी फाइल हो सकती है, फाइल कर सकते हैं और कई सारे फायदे उठा सकते हैं, जैसा कि कोहली साहब ने बताया। चलिए
अब लेते हैं अगला सवाल सूरत से, जहां से कौशिक मोदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और बताएं क्या सवाल है इनके, क्या सवाल लेकर आए आप? हाँ, मेरा रिवाइज रिटर्न के बारे में है। अच्छा। मैंने असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटी रिटर्न 28/6/23 तारीख को फाइल कर दिया था जी। 14/7/23 को ये रिटर्न प्रोसेस भी हो गया जी। और रिटर्न के मुताबिक मुझे 1140 रुपये रिफंड भी मिल गया जी। अभी मुझे मालूम पड़ा कि रुपीज 12,000 रुपया पोस्ट ऑफिस बजट खाते में ब्याज मिला था, वो रिटर्न में दिखाया था जी। लेकिन 3,500 जो सेक्शन 1015 आई तहत एग्जम्प्ट है वो दिखाना रह गया है। अच्छा अच्छा। तो मैं रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल मोदी साहब, आप फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक का समय है और इसको आप बाकायदा फाइल कर सकते हैं और बड़ी अच्छी आपकी पहले तो आप हमें इसको मुबारकबाद देना चाहेंगे लक्ष्मण। 28 जून को फाइल करी, देखिए 24 जुलाई को प्रोसेस भी हो गई। तो बिल्कुल आप उसको रिवाइज करिए और रिवाइज करके आप अपना जो 1015 का जो आपका एग्जेम्पशन क्लेम करना मिस हो गया है उसको लीजिए। लक्ष्मण, ये भी हम बोलेंगे जब रिफंड आ जाएगा तो फिर हमें बताएंगे जरूर, हमें खुशी होती है जब आपके माध्यम से किसी को फायदा हो। मोदी साहब, फिर आगे भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। लेते हैं अगला सवाल मुंबई से, प्रीति वासवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी नमस्ते, बताएं क्या सवाल आपके पास? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हूँ, 26 से रिटर्न फाइल कर रही हूँ और अभी तक वो फाइल से संभाल के रखे हुए हैं, वो कितना टाइम संभाल के रखना है? अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रीति जी। 86 से ये कह रहे हैं कि सवाल के रखा हुआ 14 और 23 मैं देख रहा हूँ कि 35-37 साल से इन्होंने रिकॉर्ड। पहले तो प्रीति जी हम आपकी तारीफ करेंगे, मुझे लग रहा है लक्ष्मण अगर कोई अवार्ड होता हो अपने रिकॉर्ड रखने का तो वो प्रीति जी को मिलना चाहिए। प्रीति जी, पर इतना लंबा रिकॉर्ड अब रखने की जरूरत नहीं होती है, 3 साल का रिकॉर्ड रखने की जरूरत होती है। अगर 50 लाख से ऊपर का कोई इवेजन मिलता है तो सेक्शन 148 एक होता है जिसमें इनकम एस्केपिंग असेसमेंट्स का जिक्र है, तो वो अगर होता है तो 10 साल के रिकॉर्ड आपको रखने होते हैं, पर आप 3 साल के रिकॉर्ड अपने पास रखिए। बाकी के रिकॉर्ड्स नॉर्मली हम क्या सलाह देते हैं कि आप सॉफ्ट फॉर्म में रख लीजिए, आप उसको स्कैन करके अपने सिस्टम पे अपने लैपटॉप पे रख लीजिए, वरना 3 साल से ऊपर आप नहीं भी रखते हैं तो प्रीति जी चलेगा। बड़े आराम से आप रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करिए और आराम से आप बैठिए। बिल्कुल, अब आपको रिकॉर्ड कर रखने की चिंता नहीं है। वैसे एक चीज इस बहाने में समझना चाह रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी कोई छानबीन करती है तो कितने पुराने रिकॉर्ड तक जा सकते, कितने पुराने साल तक जा सकती है? अगर 50 लाख से ऊपर लक्ष्मण कोई इवेजन का सस्पेक्ट है, मतलब कहीं अंदेशा है, तो फिर 10 साल पीछे तक जा सकते हैं। अच्छा। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर 3 साल से जनरली पीछे 3 साल से पीछे नहीं जाते। यही वजह आपने 3 साल की बात उनको मोटे तौर पर समझाए। तो चलिए, 3 साल से ज्यादा के रिकॉर्ड रखने की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। चलते हैं मुंबई, जहां से अनिकेत देसाई जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देसाई साहब नमस्कार। मेरा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर 23-24 का रिटर्न इन टाइम ओल्ड रिजिम में फाइल किया है, लेकिन फाइल करने के बाद मुझे समझा कि मैं न्यू रिजिम में जाता था तो मेरे को कम टैक्स लगता था। तो अभी समझो मेरे को उसको रिवाइज करना है रिटर्न, तो रिवाइज कर सकता हूँ क्या? देखिए देसाई साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है लक्ष्मण के इन्होंने ओल्ड रिजीम में फाइल कर दिया और बाद में पता लगा कि न्यू रिजीम करते तो ज्यादा फायदेमंद था। तो अगर आप प्रोसीजरल उससे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से और कानून के हिसाब से देखें तो रिवीजन का कारण रिजीम चेंज करना हो सकता है। पर अब मैं आपको एक बड़ा मजेदार प्रैक्टिकल बात बताता हूं। हमने किसी की करके देखी और हमने देखा तो पता लगा कि उसने जब न्यू रिजीम में लिया तो उसने जब रिवाइज रिटर्न लिया तो उसने उसको ओल्ड रिजीम में ही प्रोसेस कर दिया, मतलब उसने न्यू रिजीम को पिकअप नहीं किया। जबकि प्रोसीजर के हिसाब से आप रिवाइज कर सकते हैं अगर रिजीम चेंज कर रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि प्रैक्टिकली नहीं हो पाए, तो मुझे लग रहा है या तो सिस्टम उसको अभी अपडेट कर रहा है, सिस्टम तैयार नहीं है। तो प्रिंसिपली देसाई साहब आप कर सकते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा थोड़ा सा रुक के करें, हो सकता है सिस्टम इसको अडैप्ट कर रहा हो, तो इस वजह से अभी नहीं कर रहा हो। पर अभी हमने करके देखा तो नहीं हो पाया था, उसने पुराने हिसाब से ही उसको प्रोसेस कर दिया। तो आप कुछ टाइम वेट करके ट्राई करिएगा और हमें जरूर बताइएगा
कि वो रिवाइज होके एक्सेप्ट हो पाई कि नहीं हो पाई। बिल्कुल, मतलब कानूनी रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि तकनीकी रूप से जो व्यवहारिक बातें हैं वो कभी हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए कुछ दिन बाद शायद वो सिस्टम अपग्रेड हो जाए। और बाकी हम भी कोशिश करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पता करने का, जैसे पता चलेगा हम आपको बताएंगे, तो आप उसके हिसाब से आप आगे कदम उठा सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे चिक्की के साथ चॉकलेट मिलाने से कैसे बिगड़ेगा आपके पॉकेट का बजट, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, जीएसटी को लेकर के हर बार हर महीने कुछ न कुछ नई पेच या नए फैसले, कुछ नई उलझन आती रहती है। एक बड़ी अच्छी चीज आई है, अच्छी चीज कह लें या फिर मेरी दिलचस्प चीज आई है कि लोग आमतौर पर चिक्की खरीदते हैं और उस पर 5% का जीएसटी लगता था, जो मैं समझता था। लेकिन अभी ऐसा एक फैसला आया जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, 5% नहीं, आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा अगर उसमें चॉकलेट मिला है तो। माजरा क्या है, समझाइए। जी हाँ, क्योंकि जो कोको है उसमें 18% लगता है। अब एक से एक स्वादिष्ट जीएसटी में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अमेंडमेंट निकालता रहता है। पहले आपको याद हो हमने आइसक्रीम का जिक्र किया था, एक बार लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क का जिक्र किया था। अब ये चिक्की, वो जो चिक्की गुड़ की मिलती है, आप पता नहीं उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, पर एक बेक टाइप होता है जिसके अंदर फ्लेवर्स मिले होते हैं। अगर बाकी की चिक्की है, मतलब कोई और फ्लेवर की है, गुड़ की है, स्ट्रॉबेरी की है, कोई और है, तो उस पर 5% है। पर यही अगर उसमें चॉकलेट फ्लेवर है, क्योंकि कोको पर 18% है, तो वो पैकेज ऑफ सर्विसेज हो गया, हाईएस्ट रेट लग गया, तो उस पर 18% लगेगा। अब आप नेक्स्ट टाइम जब दुकान पे जाएं, किसी स्टोर पे जाएं और चिक्की उठाएं, तो तैयार रहिएगा, अगर चॉकलेट है थोड़ा सा महंगा लगेगा, जो ज्यादा आप 18% बेहतर है कि चॉकलेट ही ले लें आप। मुझे लग रहा है चॉकलेट चिक्की की जगह, और चिक्की अलग ले लें, चॉकलेट अलग ले लें। तो ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का एक और स्वाद पे मैं समझता हूं कि रूलिंग आई। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मामला है कि बहुत ही अव्यवहारिक सा होता है इस तरह की चीजें करना, वहां पे अलग कर पाना, फर्क कर पाना, जब खरीद रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें और पैदा होंगी, उलझने होंगे। लेकिन चूंकि फैसला है तो फैसला तो मान्य होगा। तो ये एक चिक्की का पूरा खेल है जीएसटी के तहत, जिसे आपको समझना चाहिए जब भी आप ऐसे सामान खरीदने जाते हैं। तो कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।